हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 27 दिसंबर और डे है ट्यूसडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस को। पहला ये आर्टिकल है सरीसलम के बारे में। सरीसलम कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है पार्वती माता और शिव जी का, उसके बारे में है। तो ये जो टेम्पल है ना, इसका इनॉग्रेशन किया है किसने? इसे प्रसाद प्रोजेक्ट के अंदर डाला है, इनॉग्रेट किया है। तो इस जगह पे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे एंड हेंस स्टेट को फंड मिलेगा, तो इसी वजह से डाला है। बट आपको इसमें जानने का क्या है? इसमें जानना है आपको सरीसलम के बारे में। तो जानते हैं, एक सेकेंड, ये रहा सरीसलम। जो सरीसलम है ना, इसे मल्लिकार्जुन टेम्पल भी कहते हैं या सरीसलम टेम्पल, दोनों याद रखना, मल्लिकार्जुन या सरीसलम। ये आपके आर्ट एंड कल्चर से इम्पॉर्टेंट है। GS1 के ये एक हिंदू टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी माना जाता है। एंड यहाँ मल्लिका मतलब पार्वती माँ और अर्जुन मतलब शिव, इन दोनों की पूजा होती है, इसीलिए यहाँ का नाम भी है मल्लिकार्जुन। और अगर आगे बात करें तो सत्यवाहा डायनेस्टी में बना था। सत्यवाहा डायनेस्टी में इसके कुछ एविडेंस मिले थे और ये विजयनगर एम्पायर में बना था। बस इतना जानना था आपको इसके बारे में। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। ये है एविएशन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट के बारे में। एक्चुअली ना ये एक सेक्टर है, AVGC, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स। इस सेक्टर के अंदर अभी तो कम डेवलपमेंट है, बट फ्यूचर में बहुत स्कोप है। गेमिंग्स बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, मेटावर्स बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडवाइस दी कि हमें ना NCERT में इसे एडॉप्ट कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो। तो यही है। अब इसके बारे में आपको एक चीज़ जाननी है, क्या? AVGC ये क्या है, कैसे हेल्पफुल है और फ्यूचर में क्या कर सकता है, तो जानते हैं। ये रहा AVG सेक्टर। AVG सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है? ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा ग्लोबल डिमांड को मीट करने में। क्यों? क्योंकि अब ना मेटावर्स का टाइम आ गया है, तो ये मेटावर्स बिल्ड करेगा, ठीक है। और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूथ है, सो उनका इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ग्लोबल डिमांड मीट करेगा, 3D वीडियोस बनाएगा मेटावर्स के, आर्ग्यूमेंट रियलिटी बनाएगा, वर्चुअल रियलिटी बनाएगा, ब्लॉकचेन पे करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल है। और तो और कंट्री की रेवेन्यू भी बढ़ाएगा। कैसे? देखो, इंडिया के अंदर जो गेमर्स है ना, वो 400 मिलियन है 2020 में, मिड 2020 तक थे ये रिपोर्ट। और 2018 से 2019 में ये 25 मिलियन, तो मतलब बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और चाइना के बाद इंडिया सेकंड बेस है ऑनलाइन गेमिंग्स का। हेंस हमारे पास ये एबिलिटी है। अब बात करें इसकी फाइनेंस की, तो ये ना एस्टिमेट किया है कि ईयर 2025 तक ये 169 बिलियन तक हमें लाके देगा, बिलियन रुपीस लाके हमें देगा ये सेक्टर। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी करेगा। कितनी? 70,000 से 1.2 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटी है इसमें से। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर करेगा। बढ़िया सेक्टर है ना। बट इसमें कुछ इशू हैं। क्या इशू है? कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई गेमिंग का फॉर्मल कोर्स नहीं है ना, इसलिए। अब रेगुलेटरी के अंदर इशू है, क्योंकि अभी हमने कई गेम्स को ना बैन करने की ट्राई की तमिलनाडु के अंदर। तो ना वो ये कह रही हैं कि हमारी गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। इंडिया के अंदर ऐसा है कि गेम ऑफ स्किल अलाउड नहीं, गेम ऑफ स्किल तो अलाउड है, पर गेम ऑफ चांस अलाउड नहीं है। गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में आप ऐसे समझो कि आप ऑनलाइन आप लूडो खेल रहे हो, है ना, तो वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, वो गेम ऑफ चांस है वो ना। बट आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हो तो वो गेम ऑफ स्किल है। तो ऐसा होता है। गेम ऑफ स्किल तो अलाउड है, जिससे पर्सन का स्किल बिल्डअप हो, वो तो अलाउड है, पर गेम ऑफ चांस अलाउड नहीं है। तो कई बार ना ये इशू रहता है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में मिलके इस पर प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में इसे डालो, ताकि लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े इस फील्ड में। बस यही था इस सेक्टर के बारे में। और अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। अब आगे आए तो ये ना एक आर्टिकल एडिटोरियल है,
इसके अंदर मेनली जो राइटर कह रहे हैं कि ये राइटर क्या कह रहे हैं कि हम ना अपना सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं। पहला तो था INS विक्रांत, सेकंड आया विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य अभी रिसेंटली बना है। तो ना ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी कह रही है कि हम एक और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, तो वो इससे भी ज़्यादा हैवी होगा। बट राइटर ये कह रहे हैं कि आप हैवी ना बनाओ, बट आप जल्दी बना लो। पहला जो विक्रमादित्य बनने में ना बहुत टाइम लग गया था, अराउंड 15 to 18 ईयर्स लग गए थे, सॉरी 10 to 15 ईयर्स लग गए थे। तो ये कह रहे हैं कि आप बड़ा ना बनाओ, बस वैसे ही बना लो, बस जल्दी बना लो, क्योंकि चाइना के एम्बिशंस सही नहीं लग रहे, चाइना की नीयत सही नहीं लग रही है हमें। तो इसी के बारे में है, स्टार्ट करते हैं। देखो इधर ये ना साइज़ बता रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लाइट होता है, फिर मीडियम होता है, फिर हैवी होता है, लार्ज होता है। तो लाइट 25 एयरक्राफ्ट कैरियर रख सकता है, मीडियम 30 to 50 रख सकता है, और लार्ज 90 रख सकता है। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। एंड आगे ये मेंशन करते हैं कि INS विक्रांत है वो कौन सा है, वो एक लाइट कैरियर है, कैटाबार टाइप का है, जिसके अंदर 21 से 23 जितने एयरक्राफ्ट रह सकते हैं। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि INS विक्रमादित्य जो है ना वो एक मीडियम साइज़ है, सेटोबार टाइप का है, और इसमें अप टू 30 एयरक्राफ्ट रख सकते हैं। तो आगे इंडियन नेवी कह रही है, अच्छा हाँ, इन्होंने कहा कि इसे बनने में ना INS विक्रांत को, सॉरी विक्रमादित्य को बनने में 2013 से 2021 तक का टाइम लिया इसने। तो अगर आप एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओगे तो वो भी बहुत टाइम लेगा। सो यही कह रहे हैं कि आपको अलग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने से अच्छा उसी के ऊपर बेस दूसरा बना लो। और तो और कह रहे हैं कि रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, USA इन सब की नेवीज़ के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बहुत हैवी हैं। तो हमें भी अपने कैरियर्स बढ़ाने हैं नंबर में। ठीक है, इंडिजीनियसली बनाओ, 2 हैं ठीक है, बट आप अगला जो बना रहे हो ना वो उसी टाइप का बना लो, बट जल्दी बना लो। आगे ये चाइना के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये वो सब लिखा है। तो यही है विक्रमादित्य के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। देन अच्छा ये देखिए, ये ना रूह अफ़ज़ा के ऊपर है। रूह अफ़ज़ा आपने पिया ही होगा, मैंने भी पिया है। तो रूह अफ़ज़ा जैसी एक कंपनी आई, दिल अफ़ज़ा। ठीक है, ये जो दिल अफ़ज़ा है ना, इसने लेबलिंग रूह अफ़ज़ा जैसी करी, कलर उसके ड्रिंक का रूह अफ़ज़ा जैसा लाल लाल पिंक पिंक। ठीक, और इसने नाम भी देख लो, अफ़ज़ा लिखा, दिल अफ़ज़ा, सेम एज़ रूह अफ़ज़ा। ठीक, तो इन्होंने यही कहा कि रूह अफ़ज़ा ने ना केस कर दिया दिल अफ़ज़ा पे कि आपने ट्रेडमार्क का वायलेशन किया है, ये हमारी लेबलिंग है, हमारा नाम है। तो स्टार्टिंग में तो कोर्ट कह रही थी नहीं इसमें कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि आप यूज़ करो इस नाम को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट बाद में इन्होंने कहा कि दिल और रूह और दिल दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, और हाँ इधर है, सॉरी, हाँ दिल और रूह एक जैसे वर्ड्स हैं। ठीक, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये हार्ट एंड सोल कॉमनली यूज वर्ड है, और इसकी लेबलिंग, मार्केटिंग और प्राइस जो है, लेबलिंग और मार्केटिंग बिल्कुल सेम है। और थर्डली ना आपने अपनी प्राइस भी काफ़ी लो रखी है। इसका साफ साफ मतलब है आप रूह अफ़ज़ा के अगेन को टैकल करना चाहते हो, उसके जगह अपना नाम चलाना चाहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा कि आप दूसरा अपना नेम चेंज करो, ऐसा। सो इसका जिस्ट कर लें तो रूह अफ़ज़ा ने हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट। अब उसके अंदर ये जजमेंट आई, फेवर में आई रूह अफ़ज़ा के, एंड वर्ड्स काफ़ी कंजक्शन जैसे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। इन्होंने अपनी लो प्राइस रखी ताकि कंज्यूमर इनके साइड आए। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। फिर ये रहा ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और मोदी जी दोनों की बात हुई। ज़ेलेंस्की ने G20 पे की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ में, उस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया, और मोदी जी ने कहा कि हम इस वॉर को स्टॉप करके पीस प्लान क्या हो इसके बारे में बात की। तो यूक्रेन ने ना 10 पीस प्लान बताए और 10 स्टेप्स बताए। पहला, न्यूक्लियर रेडिएशन के ऊपर कहा कि न्यूक्लियर रेडिएशन ना करें। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की बात की, एनर्जी सिक्योरिटी की बात की, फिर और सारे जो प्रिजनर्स हैं ना रशिया के अंदर उन्हें वापस छोड़ने की बात की, फिर UN के चार्टर और इसके बारे में बात की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की, और रशिया के ट्रूप्स को वापस जगह पे भेजने की बात की, जस्टिस लौटाने की बात की। एंड ये सारी बातें हैं
आपसे ऐसी बातें कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ बात हुई हमारी। एंड इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात की। 9.5 टन्स का जो अनाज है वो हमने दिया। और यूक्रेन ने ये भी कहा कि इंडिया ना रशिया यूक्रेन वॉर को रशिया यूक्रेन वॉर ना कहते हुए एक कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। ठीक है, तो ये भी कटाक्ष कटे गए। तो ठीक है, इतना है। एंड बस इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट है NCP wants NGO over depiction of vulnerable children for fundization। ठीक है, क्या है ना, पूरा मैं शॉर्ट में बता दूं पहले आपको। ये जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, ये फुल फॉर्म है इसका। तो इसने ना क्या कहा कि NGOs को वार्न किया। क्यों? क्योंकि NGOs आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी खाली हड्डियाँ रह गई हैं, कुपोषित है, ऐसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है कि कुपोषण का शिकार है, आप इसे रुपए दो तो हम इसकी जान बचा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखना 2-4 बच्चे को ही बार बार रिपीट करके उन्हीं का दिखाएंगे। तो इन्होंने कहा, NGOs को वार्न किया, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने कहा कि आप ये करना बंद करो। आपने एक्स बच्ची, इमेजिन करो ये एक्स बच्ची है, इसका वीडियो बनाया, आपने डाला और 3 साल बाद उसके नाम से आपने जो फंड इकट्ठा किया, फिर हम आपके पास आएंगे ना उस बच्ची का रिपोर्ट मांगने, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो बच्ची जिंदा है या मर गई, कहाँ है, कैसी है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आप बस अपनी फंडिंग के लिए उस बच्ची का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और उस बच्ची से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इसी बात पे NCPCR ने वार्न किया NGOs को। सो देखते हैं क्या है। देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड NCPR ने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs को कहा कि आप डिप्लीट ना करो चाइल्ड्स की वीडियोस वगैरह को। ठीक है, अब 2013 में एक एग्जांपल दिया इन्होंने। 2013 में एक UK बेस्ड NGO था जिसने एक बच्ची है ना, खुशी नाम की, उसका डाला और वो 20 मंथ की थी तब डाला था। और जब वो बच्ची थी और हेल्पलेस दिखा रहे थे, जूम कर करके उसकी आंखें वगैरह सब दिखा रहे थे, उसकी मासूमियत दिखा रहे थे, वो माल न्यूट्रिशन है ये सब दिखा रहे थे। बट अब उसके नाम से ना सबसे 500-500 रुपये मांग भी रहे थे। बट अब उनसे पूछा जाए तो उन्हें खुद नहीं पता ये खुशी है कौन। देखो इधर लिखा है ना, द शॉक ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट नो लेटेस्ट एंड वेलबींग ऑफ विद चाइल्ड। ये पॉइंट है ना, इसमें यही लिखा है कि उन्हें खुद नहीं पता ये खुशी है कहाँ की। और ऐसा सेम एक और इंसिडेंट हुआ था एक आनंद करके बच्चे के साथ। ठीक है, एक बच्चा था आनंद, उसकी खाली रिब्स दिख रही थी, हड्डियाँ दिख रही थी, इतना मतलब पतला था, इतना स्किनी था कि पूछ नहीं। तो उस बच्चे की वीडियो दिखाई एंड फंड्स इकट्ठा किए उस बच्चे के नाम से। सो NGOs ने ये कहा कि आप ना ये ना करो, ये अगेंस्ट है वायलेशन ऑफ जुवेनाइल एक्ट 2015 का। आगे NGOs ने कहा कि गवर्नमेंट फिर भी वर्क कर रही है सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण वगैरह वगैरह में, और आप क्या कर रहे हो, उनके नाम से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हो। सो यही सारी बातें हैं। एंड NGO ने इसके अगेंस्ट में क्या कहा कि NGOs ने कहा कि हम ना उनकी फैमिली से कंसल्ट कर लेते हैं पहले और हमें पता होता है वगैरह वगैरह। तो यही है। तो आपको इसमें से क्या जानना है, ये जो बॉडी है ना, एक सेकंड रुकना, हाँ अब ठीक है, NCPCR जो है ना, इस बॉडी के बारे में जानना है तो जानते हैं। गेम ऑफ स्किल तो कर लिया ना, ये भी हो गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट। चलो, NCPR एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मार्च 2017 में सेटअप हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंदर आती है। ये जो बॉडी है ना, ये चिल्ड्रंस के राइट के ऊपर बात करती है। इन्हें बच्चों को राइट टू एजुकेशन दी थी और पोस्को के रिलेटेड केसेस होता है तो उसमें भी ये मॉनिटरिंग करती है। तो यही है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 2007 में सेटअप की गई थी। ठीक है, बच्चों के लिए है NCPCR। ठीक है, अब आगे जाएं तो हाँ, मनरेगा के ऊपर, मे बी ये लास्ट है। सो रिसेंटली ना मनरेगा के बारे में तो आपको पता होगा ही, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है। तो ये जो स्कीम है ना, इसके अंदर
काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब ना जो जो वर्कर्स इसके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें दिन में 2 बार अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बारे में है, बट यार आप खुद समझो, इस स्कीम के अंदर इतनी मिनिमम वेज मिलती है, इतनी मिनिमम अमाउंट की तनख्वाह मिलती है, तो आप इसके अंदर जो वर्कर्स होंगे उन्हें डिजिटल वे में आपको अटेंडेंस देंगे, पर उनके पास इतने रुपए हों कि डिजिटल फ़ोन ख़रीद लें, तो वो इधर वर्क ही क्यों करेंगे? इतने भी रुपए नहीं हैं, इसीलिए तो मनरेगा में वर्क कर रहे हैं। तो उन सभी को डिजिटल फ़ोन लेने पड़ेंगे, उसके अंदर रिचार्ज करवाना होगा, और टाइम टू टाइम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उधर वर्क कर लें और इवनिंग में अपना कुछ और वर्क करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वापस उन्हें अटेंडेंस के लिए आना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज़ इतने पार्ट में कवर किए गए हैं, तो यही है। एंड हाँ, अब आपको ना ये स्कीम जाननी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन और सोशल वेलफेयर वाला जो पार्ट है ना, सोशल वेलफेयर वाला पार्ट GS2 के अंदर, उसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं अब मनरेगा के बारे में। मनरेगा जो है ना वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्किंग प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था ये 2005 में। ये गारंटी देता है 100 डेज़ की, जैसे मैं आपको पहले ही कहा था क्या, 100 डेज़ के एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है। अभी 2022 से 2023 के अंदर 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स को इसके अंदर लाया जाएगा। एंड ये ना हमें लीगल राइट टू वर्क जो हमारे DPS के अंदर हैं वो देता है। अब इसकी 1/3 जो बेनिफिशरी हैं वो वुमेन है, और एक मिनिमम वेज देता है, किसके अकॉर्डिंग, मिनिमम वेज एक्ट 1948। अब देखो, मिनिमम वेज एक्ट 1948 उस टाइम के एक्ट के हिसाब से बहुत मिनिमम वेज होती है इसकी। अब डिमांड जो इनकम होती है ना, जो वर्क करके इधर से मिलती है, वो विदिन 15 डेज़ में आपको मिल जाएगी, ऐसा स्कीम में है। और ये डिसेंट्रलाइज करता है, क्यों? क्योंकि मेनली ये जो प्रोसेस है ना वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा वर्क करती है, रूरल एरिया में ज़्यादा वर्क करती है। तो यही है, बट इसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं। जो 15 डेज़ का मैंने टाइम बताया ना आपको, वो उस टाइम में आ ही नहीं पाता, तो डिले हो जाता है और इनसफिशिएंट होता है। क्यों? ये बहुत कम वेज मिलता है इसमें से, ठीक है। आगे बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ़ इनकम्पिटेंट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि अनस्किल्ड होते हैं, और यही है, कई बार गलत जॉब कार्ड्स बना के दिखा देते हैं, बट एक्चुअली वर्क नहीं होता। सो ये सारे इश्यूज़ हैं, और इस पे से ना UPSC में क्वेश्चन भी आया था। देखो ये था, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा एक्ट, ये 2011 में आया था। तो इसका आंसर है D, अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही था, हमने क्या क्या डिस्कस किया, मनरेगा का किया, फिर NCPRC देखी, NGOs का देखा, फिर PM मोदी और ज़ेलेंस्की रूह अफ़ज़ा वॉर के बारे में देखा, विक्रमादित्य के बारे में, फिर AVGC के बारे में, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो सेरूसलम के टेम्पल को इस प्रोजेक्ट के अंदर लाया वो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना।